नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है दुनिया के फाइनेस्ट ब्रेन कहे जाते हैं कूटनीति के मामले में, डॉक्टर दीपक वोरा साहब विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं और दुनिया देखी है और दुनिया को समझा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 20 जनवरी को जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण करेंगे दूसरे कार्यकाल का, तो दुनिया कैसे बदलने वाली है। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया है वन वर्ल्ड वन इंडिया पे, बेमिसाल चैनल है आपका। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने मेरी तारीफ की है, फाइनेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड। लोग कहते तो हैं लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। अभी बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की, आपने अभी जिक्र किया, उसकी इनॉग्रेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक जियो पोलिटिकल आर्स्टनिस्ट है। काम तो शुरू हो चुका है, लोग कैसे घबरा रहे हैं। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, कितनी देर से कह रहे थे कि मेरा बेटा हंटर बाइडेन, मुझे मालूम है कि कुछ चीन में उसने हेराफेरी की थी, कुछ यूक्रेन से पैसा खाया है और ड्रग्स में वो बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि हंटर बाइडेन के ऊपर टैक्स एवेजन के चार्जेस हैं, एक बंदूक रखी हुई थी लाइसेंस के बिना, मैं बिल्कुल उसकी मदद नहीं करूंगा। और कुछ घंटे पहले एक प्रेसिडेंशियल पार्डन साइन कर दिया। बोलना कुछ, करना कुछ। इतना भाषण देने की क्या जरूरत थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा एक्सेट्रा, उसका कोई फायदा नहीं होता है। मैं इनको मिला हुआ हूँ और 3-4 बार, और मैं इनको अफेक्शनेटली मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूँ क्योंकि बिजनेस वाले हैं। इन्होंने हिला दिया है आने से पहले ही, क्योंकि जो कुछ ये अब कर रहे हैं असर किस पे पड़ने वाला है। फर्स्ट, चाइना का इन्होंने बोला है कि बहुत जबरदस्त मैं टैरिफ्स लगाऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इस पे उस पे। इसकी एक चीज है जो हजारों लोग, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, उनसे बांटना चाहता हूं कि जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। इसीलिए मैं हमेशा इनकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करता हूं। सच्चाई सबके सामने, ये मैं ये करूंगा तो करेगा। दूसरा असर पड़ेगा यूक्रेन पे। अब क्या है कि बड़ी मजेदार चीज, यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे रखी थी और बोले ले लो पर इस्तेमाल मत करो। अच्छा, मैं आपको आपकी सुरक्षा के लिए पिस्तौल दे रहा हूं, जेब में रखना पर चलाना मत। क्या मतलब है इसका? नॉट टंकी। ये लोग, मैं आपको बताता हूं आलोक जी, हमारी दुनिया इस समय 2 दौरों के बीच में फंसी हुई है। पुराना दौर जो पश्चिमी देशों का था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वो अब बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मरने से इनकार कर रहा है। और जो नया युग पैदा होने वाला है जिसमें भारत का की अहम भूमिका होगी, वी विल बी द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले में थोड़ा ये भी अपडेट करने का है कि उनके शायद आध्यात्मिक गुरु हैं या सलाहकार हैं, जॉनी मूर ने कहा है कि ये पूरा कार्यकाल है 4 साल का, वो भारतीय अमेरिकी समुदाय 100% के लिए होने वाला। 100% मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो नया काल जो जिसका जन्म हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भारत से ना जलता है ना डरता है। जो बाइडेन डरता भी है और जलता भी है, क्योंकि उसका, जिसको हम कहते हैं, जो उसका शैलो स्टेट है, उसको लोग डीप स्टेट कहते हैं, मैं शैलो स्टेट कहता हूँ, बेवकूफ आदमी है। वो बता रखा है कि सर भारत तो बहुत उभर रहा है, कुछ करना पड़ेगा, तो बांग्लादेश में उंगल दो, मिजोरम में उंगल दो, यहाँ ये करो वहां ये करो। आप लोगों ने तो गौतम अडानी को पकड़ लिया, उसको चार्जशीट किया कि भारत के अंदर उसने भारतीय ऑफिशियल्स को घूस दिया। भाई, आपके चाचा का क्या जाता है? तुम जगत चाचा हो क्या? अंकल सैम तो सब लोग कहते हैं। और जब आपके राष्ट्रपति का अपना बेटा बेईमानी करता है, उसको आप माफ कर देते हैं। तो ये जो पाखंड है ना, ये अब ये चला जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सो चाइना पे असर पड़ेगा, यूक्रेन पे ये होने वाला है कि उसका बैंड बजा हुआ है। वो जो वहां का जोकर जो है, हाँ, मैं उसको बेगिंस्की कहता हूँ, वो भीख मांगता रहता है ना सबसे, बेगिंस्की। तो वो अब ये मिसाइल उसने लंबी लंबी जो है वो छोड़नी शुरू कर दी है और कहते हैं रूस के एमुनिशन डंप पे भी हमला हुआ है। अगर वो हुआ है, सही है, तो पुतिन ने जवाब दिया है। ये ओरेशनिक मिसाइल, मैं इसके बारे में जानता हूँ, जो इसने फेंकी है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको वापस ले जाता हूँ 2018 में। रूसी बोलता हूँ फ्लुएंटली, और मैं इसका एड्रेस सुन रहा था आप रूसी नहीं, अर्मेनियाई और दुनिया भर की दुनिया की जितनी भाषाएं जितनी सीख सकता था सीखी। इसने अपने पार्लियामेंट को, डूमा जिसको कहते हैं, उसको एड्रेस कर रहा था 2018 मार्च के महीने में, और इसने कहा कि अब हम 6 ऐसे हथियार बना रहे हैं, ऐसे मिसाइल बना रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। वो टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं। उनमें से एक है ये हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक।
अब जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको एक चीज और बता देता हूँ। हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 देशों के पास है। एक रूस है जिसने अभी टेस्ट किया यूक्रेन में, और दूसरा भारत है। और भारत की जो मिसाइल है दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो भी मैं जल्दी से बता देता ताकि आपको समझ आएगा कि आने वाले समय में भारत की क्या भूमिका। कॉमन आदमी को समझ आने वाली बात बताएं जी। ये 2 तरह की मिसाइल होती है। एक को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और एक हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को आप लॉन्च करते हो, फ्यूल होता है। क्रूज मिसाइल ज्यादा दूर तक जाती है। ये जो मिसाइल हमने अभी टेस्ट किया 100% सक्सेस, मैं तो जानता हूं, ये शुरू होती है एज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको लॉन्च करना इतना मुश्किल नहीं होता। हवा में जाके क्रूज मिसाइल बन जाती है, बहुत दूर तक मार करती है, 15,000, 13,000, 20,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। तो ये चीजें जब हम देखते हैं कि भारत के पास अब डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है, अमेरिका भी ये समझ, डोनाल्ड ट्रंप समझता है अगर मुझे चीन से टक्कर लेनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिकली तो वो करेगा, मिलिटरली एक ही देश है दुनिया में जो चीन के साथ आंख से आंख मिला के बात करता है, वो भारत है। वो भी ये समझता है। टेक्नोलॉजी वो जानता है। भारतीय डायस्पोरा $300 बिलियन, 300 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, साल में $300 बिलियन तो वो टैक्स भरते हैं। अब उनकी छवि देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गई। तो ये जो मैं चेंज देख रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप भारत के राइज को अपोज नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत लड़ेगा नहीं अमेरिका के साथ, दोनों डेमोक्रेसीज है। अगर भारत किसी से भिड़ेगा, जैसे गालवान में हुआ था जहां चीन को मात खानी पड़ी, तो वो भिड़ेगा चीन के साथ। पाकिस्तान की वो परवाह नहीं करते, कहते ये तो कोई दलाल देश है, ये तो सारा वक्त भीख मांगता रहता है सबसे। अब हम यूरोप की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा इसका क्या असर होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब मार्शल प्लान वगैरह बना, अमेरिका ने पैसा दिए थे यूरोप को फिर से, क्योंकि यूरोप तो खत्म हो गया था, श्री हिटलर साहब ने तो बर्बाद कर दिया था, तो उनको फिर वापस लाना है, हमें ये करना है, वो करना है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो पश्चिमी यूरोप है वो पूरी तरह से निर्भर था अमेरिका पे, और ये जो नेटो बना था वो बना था पश्चिमी यूरोप को सोवियत संघ से बचाने के लिए। जबकि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका ऐसे हाथ मिला के लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। जंग खत्म हुआ नहीं तो उल्लू के पटे, ये है तो ये है तो ये है तो ये, गाली गलौज शुरू हुई और फिर ये नेटो बनता है। नेटो का एकमात्र देश है जो कनाडा को अगर मिला लें जो यूरोप में नहीं है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, नॉर्थ। बाकी सब यूरोपियन है, क्योंकि खतरा अमेरिका को नहीं था। जो सोवियत संघ ने बनाया वॉर्सो पैक्ट, उसको खतरा अमेरिका को सोवियत संघ से नहीं था। अमेरिका का लगता था कि यूरोप को खतरा है सोवियत संघ, तो यूरोप बन गया उसका चमचा। और ये कहा जाता है, अमेरिका ने उनसे कहा था, भाई कभी लड़ना वड़ना हो रूस के साथ तो हमें टेलीफोन करना, हम आके लड़ेंगे, तुम बैठे रहो आराम से। तो यूरोप तो नपुंसक बन चुका है, उनको लड़ना वड़ना कुछ नहीं आता। देखिए जर्मनी में क्या हो रहा है, वहां के चांसलर जो भारत में आए थे, शोल्ट्स उनका नाम है, मैंने सुना था उनका भाषण, वो वापस जाते ही उनकी सत्ता पलट गई, फिर से इलेक्शन होने वाली। वो नए न्यूक्लियर बंकर्स बना रहे, डर लगा है वो समझ गया है, वो पुतिन की बात मान गया है कि पुतिन जो कह रहा है कि इस मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता, वो सही है। हंगरी के प्रधानमंत्री जो मेरे साथ पढ़े हुए, मेरे साथ क्लासमेट्स नहीं थे, वो उसी यूनिवर्सिटी में फ्रांस में, वो कहते हैं विक्टर ऑर्बान साहब कि जो पुतिन कह रहा है, पश्चिमी मेरे टाइगर लोग सुनो वो क्या कह रहा है, ये मत नौटंकी करो। पुतिन को गुस्सा किस बात का है? सब कई बार रशिया पर, जिसके वो मदर रशिया कहते हैं, जैसे हम भारत मां कहते हैं, हमला हुआ है। लेकिन लिविंग मेमोरी में 1707 के आसपास चार्ल्स 12 स्वीडन वाले ने हमला किया और पिटा। उसके बाद 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट ने हमला किया, फ्रांस वाले, वो भी पिटा। उसके बाद 1941 में हिटलर ने हमला किया, वो भी पिटा। तो रशिया को पता है कि सबसे ज्यादा खतरा मुझ पे जब आता है वो यूरोप से आता है, और इसीलिए अब वो यूरोप को ठोकेगा। जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, बड़ी दिलचस्प, आपको लग रहा है कि बिल्कुल वर्ल्ड वॉर के करीब है? वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया लड़े। दूसरे विश्व युद्ध में तो हम कॉलोनी थे, हमें लड़ना था, नहीं तो मेरा क्या लेना देना था उनसे। मैं लैटिन अमेरिका में लड़ने क्यों गया, मैं अफ्रीका में लड़ने क्यों गया, मेरा क्या लेना देना था हिटलर से, मेरा क्या, सिर्फ मैं कॉलोनी था। 25 लाख भारतवासी, अब आपने ये जो सब्जेक्ट उठाया है, 25 लाख लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, किंग एम्परर को, और 25,000 से, मैं तो आपका
राजदूत था मलेशिया में, साथ वाला देश है सिंगापुर। वहां से 25,000 सरेंडर्ड इंडियन सोल्जर्स के साथ एक आदमी निकलता, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो लड़ा भारत की आजादी की, नहीं कामयाब हुआ वो अलग बात है। और जब हमने उसकी मूर्ति विराजमान की गेटवे ऑफ इंडिया में, इंडिया गेट में, इन द नेशंस कैपिटल, मैं सच कह रहा हूँ आलोक जी, उस दिन मेरी आत्मा भी आजाद हो गई कि आज हमने पहचाना है इस व्यक्ति को। और उसके साथ साथ जब राम लल्ला अपने घर गए, मेरा पूरा जीवन आजाद हो गया, जिसके लिए हम जीते हैं वो था। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि जो चीजें हम देख रहे हैं, अब हम नहीं लड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, ना मैं लड़ूंगा, ना कि अफ्रीकन कॉलोनीज लड़ेंगी, ना लैटिन अमेरिकन वाले। ये जंग होगा यूरोप के अंदर और बर्बाद होगा यूरोप। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में, और तीसरा यूरोपियन युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। डॉक्टर वोरा, आप जो कह रहे थे कि चीन और भारत को लेकर के जो स्थितियां बनने वाली आने वाले दिनों में, वो कैसा बनता हुआ देख रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो 4 साल पहले ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गालवान में, 20 हमारे बहादुर बच्चे शहीद हो गए, हमने सबको स्टेट फ्यूनरल दिया। चीन की तरफ से जो हमने बॉडी बैग्स गिने हैं जिसमें वो शव को ले जाते हैं, 108 तो हमने गिने हैं। वो तो मेरा एरिया है, लद्दाख पूरा स्पेशल एडवाइजर कारगिल और लेह में। तो मैं गया, सब देखा हमने। हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ ही दिनों बाद वहां पहुंच गए। चीनी जो नेता बना फिरता कहता है कि मैं 10,000 साल तक नेता रहूंगा, चीन का बेवकूफ आदमी है, टिंग टिंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी इसका नाम है, वो 8 महीने के बाद गया वहां पे। क्या डरते हैं, डरते बहुत है। तो हमने जो बॉडी बैग गिने 108, हमारे 20, उनके 108 लोग हमने गिने हैं, गए ज्यादा मारे होंगे। ये पहली पीढ़ी है चीन में जिसका कोई भाई और बहन नहीं है, वन चाइल्ड पॉलिसी। फौज कहां से लाओगे? अब 40 साल की उम्र में भर्ती कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट इज 40 years। अरे क्या लड़ेगा वो? हम तो 18, 19, 20 साल की उम्र में अपने जवानों को भर्ती करते हैं, और एक सैनिक के अगर पोजीशन खाली हो तो कितने हजार लोग खड़े हो जाते हैं। वहां पे कोई नहीं आता, पेरेंट्स उनको जाने नहीं देते। अब जो हमने समझौता इनके साथ किया वो इसलिए चीन क्यों माना है, और घमंड अभी भी है। जब पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी उसके साथ, टिंगलिंग के साथ, तो उसमें ये बोला था कि बस आप कुछ करना चाहिए। तो उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, नरेंद्र मोदी ने हमसे भीख मांगी, हमने कहा सोचेंगे। घमंड तभी भी नहीं गया है। हम लोग आलोक जी, हम संतान हैं चाणक्य की, और चाणक्य ने ये कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में गुस्से का और घमंड का कोई स्थान नहीं। ये समझ नहीं पा रहे, ना अमेरिका ये समझ पा रहा है। घमंड नहीं चलता आजकल। तो अब क्या हो रहा है कि उसने समझौता किया, क्योंकि हर हफ्ते उसके 2 सिपाही मर जाते थे ठंड के कारण। क्लाइमेट हमारे लोगों को तो आदत पड़ी। फिर मैं पढ़ता था जो चीन के चमचे हैं, कहते देखो जी चीनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में पेट्रोल करने आते हैं। तो लड़ोगे क्या कमीनो, हम तो पैदल जाते थे। मैं तो उस ऊंचाई पर, इस ओवर में 73 साल की मेरी उम्र है, मैंने वॉलीबॉल खेला है अपने बच्चों के साथ वहां। देखिए इतना मजा आता है। और वो बैठे हुए हैं अपने तंबुओं में, अपने प्रेशराइज्ड कैबिज में, बाहर नहीं निकलते। और हमारी फौज और उनकी फौज 1 मीटर के फासले आंख से आंख मिला के खड़े रहे। उन्होंने देखा भारत पीछे नहीं हटेगा, तो टिंकलिंग ने बोला कि भाई अब तुम लोग हट जाओ, बहुत से लोग मर रहे हैं। अब हमारे ये ऐसा हुआ क्यों था, थोड़ा बता दीजिए। चीन ने ये क्यों किया था? जी जी हाँ, क्यों किया था? चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की बहुत कमी है। इट्स नोन एज द वाटर किंगडम, बहुत शॉर्टेज है। और मेरा जो मानना है कि वो जहां से उसको पानी मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश से या लद्दाख से, वो उसको चाहता है। जो कुछ ले सकता है वो उसको लेना चाहता है। हम लोग जब किसी के साथ जंग करते हैं, हमने जंग किया अपने बचाव के लिए। चीन हमेशा आक्रमण करता है। 62 में हमारे साथ जंग किया, जब उसकी अपनी स्थिति माओ की बड़ी खराब हो रही थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया था, 5 करोड़ चीनी मर गए थे उसके अंदर। उसके बाद 69 में वो भिड़ गया था सोवियत संघ के साथ। वो भी डर लग रहा था, वो गैंग ऑफ 4 जो चीनी थे वो कुछ कर रहे थे। फिर 79 में वियतनाम के साथ भिड़ा, वहां पर भी उसकी पिटाई हुई। उस समय अंदरूनी स्थिति बहुत अनस्टेबल थी। तो जब भी उसके अंदर, देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति आती है जो स्टेबल नहीं है, फिर वो बाहर एडवेंचर करता है। अभी क्या लग रहा है, ये समझौता होता ये एक तो फौज का ये स्टेबल होगा या नहीं? ये तो है, सिर्फ मेरा नहीं मानना स्टेबल होगा। ये तो सिर्फ दोनों आर्मियां पीछे हट रही है। हम लोग भी हट गए, वो भी हट गया, और हम पेट्रोलिंग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हुआ कि ये धरती किसकी है। इस फैसला करने में 5000 साल लगेंगे, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी नहीं टूटती है वहां पर और डेमोक्रेसी नहीं आती है।
मेरा ये मानना है कि जो इकोनॉमिक टाइज वो हमसे बढ़ाना चाहते हैं वो इसलिए कि मेरे पास मार्केट है। 144 करोड़ का कौन सा दूसरा देश है जिसका इतनी अब आर्थिक ताकत है। मिसाल के तौर पर ये जो लोग आपका कार्यक्रम देखें, आपसे कहना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए जस्ट 30 सेकेंड। मैं कल मेरे बड़े भाई आए अमेरिका, उनका जन्मदिन था। यहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं देश की राजधानी में, तो एक दुकान पर गए थे, वहाँ पेस्ट्री केक वगैरह सब कुछ मिलता है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि लाइन लगी हुई थी कम से कम 3 किलोमीटर की। तो खैर हमने कलेक्ट करना था केक, तो वहाँ मैनेजर बैठा था। मैंने कहा बताइए पिछले 2 या 3 साल में बिजनेस में क्या फर्क पड़ा है? तो कहता है सर अगर X लोग आते थे 3 साल पहले, आज 21X आ रहे हैं, 21 टाइम्स। तो मैंने कहा ये क्यों? कहता है आप लोगों के पास पैसा है, हमने अपनी कीमतें भी बढ़ा दी हैं लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं क्योंकि इतना पैसा है खर्च करने को। चीन को ये मालूम है, लेकिन जो धंधा हमारे साथ करेगा बेईमानी के आधार। आपको तो पता ही है कि कितने जो हमने स्कैम्स पकड़े उसमें चाइना इन्वॉल्व है। इस 4 साल में प्रीवियस 4 ईयर चीन को नुकसान तो हुआ है। चीन को बहुत नुकसान हुआ। एक तो हमने उसके साथ रखा है ट्रिपल लॉक। पहला ताला जो लगा है उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर। मैं तो 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। तीनों के लीडर्स ने मुझे फोन किया, मंत्रियों ने, और एक बात प्रेसिडेंट ने भी, जब गालवान का ये हुआ, मिस्टर एम्बेसडर आपने साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल पेपर टाइगर है चाइना, ये धमकाता है, डराता है, इसमें दम नहीं है। दूसरा लॉक जो हमने यूज किया इनके साथ, इकोनॉमिक लॉक। हमने अपना मार्केट बंद कर दिया। अब वो हमारी कंपनियां कहने लगी जी सप्लाई चेन है, और यार सप्लाई चेन है तो कभी तो तोड़नी पड़ेगी। अगर एक सप्लाई चेन बन गई है 30 साल में, तो क्या उसको 30 लाख साल तक चलाओगे? तोड़ना तो पड़ेगा। तो वो हमने दूसरी चीज, सेकंड लॉक हमने। थर्ड हमने लॉक किया है हमारी मिलिट्री डेवलपमेंट। जिस रफ्तार से, खासतौर हमारी नेवी, टिंग टोंग अपनी फौज को क्या कहता है कि भाई लड़ना सीखो, भारतीयों से लड़ना सीखो। देखिए ये कैसे भिड़ जाते हैं, नहीं कर पाते वो लड़ने की आदत है। उनको तो चोरी, डकैती, डाकू, बेईमानी करके पैसा बनाना है। सो मेरा मानना है कि हमने उनको बिल्कुल निवस्त्र कर दिया है। क्या लगता है ये अभी जो सिचुएशन नया डेवलप हुआ भारत और चीन का, ये स्टेबल रहने वाला है? नहीं, 2-3 महीने के अंदर जब इसको लगेगा कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिर ये कुछ करेगा। 62 में किया था जब माओ ने वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में 5 करोड़ चाइनीज मार दिए थे। उसके बाद पंगा वो उसके गैंग ऑफ 4 या कुछ ऐसा होता था, तो सोवियत संघ पे इसने हमला किया उस समय डॉक्टर। और फिर 79 में वियतनाम, और तीनों बार हमारे साथ भी। जो लोग कहते हैं ना कि हम 62 में हार गए थे, हम हारे नहीं थे। हम नीचे आए थे और हम उसे कह रहे थे अब आ जा, नहीं हम लोग तैयार नहीं थे, अब हम टोटली तैयार हैं। अनदर थिंग, ये तो वार जोन की बात हुई। जो अगला 4 साल आप भी बता रहे हैं कि अमेरिकन भारतीयों का होने वाला है, जिस ढंग से प्लेसमेंट हो रहा है, कश्यप पटेल आ गए, तुलसी बनार्ड आ गई हैं, बहुत से विवेक रामास्वामी आ गए, तमाम प्री इंस्ट्रूमेंट भारतीयों के पास, भारतीय मूल के लोगों का वसान आ गया है। और चीन से कहा जा रहा है कि अमेरिका का वैर बढ़ने वाला है, ऐसा है क्या? 100% इकोनॉमिकली कोई जंक्शन ऐसा क्रिएट हो रहा है, उसमें कैसे देखते हैं भारत के रोल को? अगर कोई हाई टेक्नोलॉजी की चीज है, अमेरिका चाइना से नहीं ले सकता, चाइना के पास है नहीं, वो नकल करते हैं। अमेरिकी बनाई हुई चीज की नकल करके अमेरिका तो वापस खरीदेगा नहीं। हुआ क्या था कि जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था, मैं देखता था, मिसाल के तौर पर मैंने ये मफलर यहाँ पहना हुआ है अपने गले पर, तो मैंने इसको $10 का खरीद लिया, जिसमें से जो दुकानदार है उसका $5 का मुनाफा है। फिर वो सेल पे लगा के तो $8 का करता था, फिर भी उसका $3 का। हम बड़े खुश होते थे। चीनी आया, बोला जी तुम $5 में बनाते हो, लो जी मैं 10 पैसे में बना के तुमको दे देता हूँ। वो फिर दंगा करने लगे वहाँ के लोग, और सारी उनकी फैक्ट्रियाँ चीन चली गई, क्योंकि लेबर को सवाल ही नहीं पैदा होता कोई तनख्वाह देने की। वो सब चीन सरकार बोलती थी फ्री में काम करो, फ्री में काम करते। अब फिर अमेरिका ने देखा कि हमारी बिल्ली हम ही को नहीं, जो हमने उनको सिखाया था वो हमारे पर उसका प्रयोग कर रहे। अब भारत ने ये कभी नहीं किया। जो टेक्नोलॉजी हमको दी है अमेरिका ने, दी है, हमने उसका दुरुपयोग नहीं किया। हमने किसी के साथ बांटी नहीं, किसी को बेची नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लीजिए, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, किसी के साथ हम लोग। हमारा नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड वर्ल्ड बीटर है, हमारे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर देख रहे हैं अमेरिका की मार्केट अब जो बढ़ रहा है वो भारत है। और वो ठीक है कि आपको एयरक्राफ्ट के इंजन चाहिए थे और हमने रोक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये वो अमेरिकन का जो शैलो स्टेट है, जिसे आप डीप स्टेट कहते हैं, वो अपने खेल खेलता रहता है। बट वी कैन डू इट आवरसेल्फ। याद नहीं है जब वो कितना कांड हुआ था नंबी नारायण का? मैं तो जानता हूँ उनको अच्छी तरह से।
पीएम साहब बोले 10 साल पीछे हो गया था हमारा प्रोग्राम स्पेस का जो बना रहे थे क्रायोजेनिक इंजन्स का, लेकिन हम हार नहीं माने, हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और हम वहां पहुंच गए। जब चंद्रयान गया सर, जहां पर पहले कोई नहीं गया था, तो 6 फुट 2 इंच से मेरा 6 फुट 8 इंच का कद हो गया उससे। ये है गर्व की बात। हम लोगों में घमंड नहीं है लेकिन गर्व है। तो सारी दुनिया अब ये देख रही है, जो नया दौर है, मैं कहना भी मध्य दौर में है, हम पुराना दौर मरने से इनकार कर रहा है। भाई किसने बोला ये 5 कौरव यूनाइटेड नेशंस की पंचायत में बैठेंगे? मैंने तो गीता में नहीं देखा, मैंने कुरान में नहीं देखा, मैंने बाइबल में नहीं देखा, मैंने ग्रंथ साहब में नहीं देखा कि ये 5 देश बैठ के परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे और हमेशा के लिए दुनिया का भविष्य तय करेंगे। और टाइगर दफा हो जाओ, अब तुम में ताकतवर। फ्रांस और ब्रिटेन क्या कर रहे हैं? चूहे से नपुंसक देश। बट नए सिस्टम को जिसमें भारत की भूमिका होगी, रशिया की होगी, मेरा मानना है इंडोनेशिया जैसे जो जापान है, जब उनको अफ्रीकन कंट्रीज उनको मानने नहीं दी। G20 में तो हम ही ने अफ्रीका को शामिल किया था। इससे पहले किसको शामिल किया था? यूरोपियन यूनियन, गोरों की दुनिया है ना। तो हमने फिर अफ्रीकन यूनियन को, और वो बड़े ही आभारी हैं कि हमने ये किया। सो वी आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 वर्ल्ड्स। और अब मेरा मानना है कि अगले 3 या 4 साल में ये नई दुनिया हमारे सामने आ रही है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप 100% टोटली भारत के साथ है। वो जानता है, और जब यहाँ आया था मैंने सुना है, उसने कहा था, उसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी कहा था, उसके स्पेशल एडवाइजर्स, कि हमारी पार्टनरशिप अब आप देखिएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। फिर ये इलेक्शन हार गया, जब से कहता रहा कि मुझसे चोरी कर ली है मेरी इलेक्शन, और इस बार फिर जीत गया। क्योंकि अमेरिकन लोग ये समझते हैं कि हमारा, और मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैं तो रहा हूँ, हमारा भविष्य भारत के साथ है। और अगर दुनिया में हम शांति चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, अमेरिका और भारत को साथ साथ काम करना है। वो छोटे पिन प्रिक्स आते रहेंगे, वो तो हर जगह आते हैं, दोनों भाइयों में भी आपस में। एक छोटी सी बात अभी आई, यूरोपी में जो हम शुरू किया हमने ट्रांजेक्शन, तो उसको लेकर के वहाँ कुछ कह रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी नहीं होनी चाहिए। रुपये ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो पुराना बार्टर सिस्टम होता था, तुम मुझे चाय दो मैं तुमको चीनी दूंगा, वही सिस्टम पे हम वापस आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मैं आपको स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपका वन इंडिया प्रोग्राम है, जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो मैं कुछ लेक्चर्स सुनता था। एक बहुत माने हुए इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट थे, मैं उनको मजाक में विलियम लोमड़ी कहता था, उनका नाम था विलियम फॉक्स। वो सबसे पहले स्पेशलिस्ट थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भाषण दिया करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी सुपर पावर, मेरे को एक कॉपी भी दी थी, वो पता नहीं कौन से देश का प्रेसिडेंट ले गया, वापस भी नहीं की, उसने आप मिलती थी, 80 साल हो गए उस किताब को। उसमें लिखा था, उस किताब का नाम था सुपर पावर। पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया, सुपर पावर। उसने कहा उसमें है सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन। सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया, ब्रिटेन जाने वाला है, बचता है यूनाइटेड स्टेट्स। फिर उसने ये लिखा कि सुपर पावर बनने के लिए आपको इन चीज़ों की जरूरत है। पॉपुलेशन होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मेडिकल थिंग, एजुकेशन होनी चाहिए, ये वो कई चीज़ें लिखी हैं। ये जब चीज़ें मैं पढ़ता हूँ कि उसने क्या क्या लिखा था, जो मुझे याद आता है, वो सब कुछ एंड मोर भारत के पास है। टेक्नोलॉजी में नंबर 1। मेडिकल तो आप जानते हैं, पिछले साल 10 लाख, इस साल 2024 10 लाख अभी तक हमने मेडिकल वीजास दिए विदेशियों को, यूरोप से, अमेरिका से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। 60,000 हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। 2 कॉलेज प्रतिदिन हम शुरू करते हैं, 1 यूनिवर्सिटी प्रति सप्ताह शुरू करते हैं। 34 किलोमीटर सड़क हम हर रोज बनाते हैं। 8 नए एयरपोर्ट हर साल बनाते हैं, 2 मेट्रो सिस्टम हर साल हम बनाते हैं। तो जो कुछ उसने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये, और कनेक्टिविटी के तो आप जानते हैं जो हमारे मोबाइल सिस्टम है, जो कुछ उसने लिखा था सुपर पावर के बारे में, आज वो मेरे पास है। फाइनली पर्सनल एनेक्डोट, अमेरिका से मैं लौट रहा हूँ इसी साल एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं हाथ में ये पहनता हूँ और मेरे छाती पे ये रुद्राक्ष वगैरह हैं, वो पी शुरू कर देता है उनका मेटल डिटेक्टर। तो एक यंग अमेरिकन ऑफिसर, वैसे वो दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो आए कहते सर मैं हाथ लगा के कर रहा है, ऐसे गो है जो करना है कर। फिर पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं बताया ये सी है, वो ये रुद्राक्ष है एक्सेट्रा। क्या आप कहाँ से आए? मैं भारत का राजदूत हूँ। तो मजे से देखिए क्या कहता है मुझे, जब मैंने कहा कि हम एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो फिर मुझे कहता है आर यू अ हिंदू? अब वो हिंदू तो बोल नहीं सकते, आर यू अ हिंदू? तो मैंने कहा यस ऑफिसर, आई एम अ हिंदू। हिंदू? यू आर गुड फेलोज, आई वोंट सर्च यू, गो। अब इससे बड़ी चीज मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो ये नहीं कहने वाला था कि अगर मैं कुछ और होता धर्म से तो तू क्या करता है, थैंक यू ऑफिसर, मैं निकल गया। ये छवि बन रही है। ये लोग जो पेड जर्नलिस्ट हैं, आप तो खैर
विश्व में मशहूर हैं विद योर फॉर योर एथिक्स, लेकिन जो पेड जर्नलिस्ट हैं वो तो कुछ भी लिख देते हैं कि जी वो वीज़ा उसने बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो 10 करोड़ 1 करोड़ 10 मिलियन कह रहा है ना इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका से बाहर निकाले, वो कनाडा जाएंगे। और जो कनाडा का जो प्रधानमंत्री था, वी स्टैंड फॉर फ्रीडम, अब वो कहता है मैं बॉर्डर बंद कर दूंगा। क्यों भाई टाइगर, तेरे को क्या हो रहा है? और डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जब मैं तारीफ बढ़ा दूंगा, दौड़ा गया उसके पास, मारे लागा, मुझे माफ कर दो मेरे अंकल, मेरे चाचा, मेरे आका, मेरे ससुर, मेरे। ये आपको क्या लग रहा है कैनेडियन इंडियन जो रिश्ते पैदा होते हैं, इस आदमी को जाना पड़ेगा। अब क्या सिचुएशन? इस आदमी को जाना पड़ेगा। कनाडा को भारत की जरूरत है, भारत को कनाडा की जरूरत नहीं है। कनाडा के पास कुछ नहीं जो हमें दे सकते, और सारी दुनिया में अकेला। देखा नहीं आप क्या कहता है कि जी हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, बाकियों को मालूम था क्या होगा। बीच में तो बोले वो हमारे पास ये है वो है, अब ठंडा पड़ गया। ये ऐसा क्यों हो रहा था? जो बाइडेन अमेरिकन ने बोला था उसको कि तू कुछ कर, और फिर हम वो पन्नू शन्नू नन्नू मुन्नू जो है उसका भी उठाएंगे, और हम प्रेशर डालना चाहते हैं भारत पर कि हमारी बात सुनोगे, हम नहीं उठाएंगे, ये ऐसा तंग नहीं करेंगे, नहीं सुनोगे तो हम तंग करेंगे। भाई याद है आपको जब यूक्रेन के बारे में हमने उनको पुतिन की आलोचना नहीं की थी, तो यही बुढ़न बाइडेन ये कहता है इंडिया की पोजीशन बड़ी शेकी है। क्यों शेकी है? फिर उनका एक डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था भारतीय मूल का, वो आगे कहता है अगर आप पुतिन को गाली नहीं दोगे देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। और टाइगर मेरे देश में आके मुझे धमकी दे रहा है, तू समझता क्या है आपने? पर ये पुराना उनका विचार अभी तक है कि हम लोग सोल सुपर पावर, वो खत्म हो गया। तो अब वन थिंग और कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, अब क्या सिनेरियो होगा, क्या कुछ बदलाव देखते हैं? मैं तो रहा हूँ बांग्लादेश का जो इंटरिम एडवाइजर है, वो हिलरी क्लिंटन का खनसामा था, शायद खनसामा था या धोबी था, कपड़े वपड़े धोता था, तो उसको नोबेल प्राइज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अरे देखो भाई, एक कहावत है, घोड़े पे चढ़ के किसी देश पर कब्जा करना आसान है, उतर के घोड़े से हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका ने बना तो दिया उसको, और बनाया किस लिए? क्योंकि वहां पे जो सेंटिमेंट थे पुरानी सरकार के अगेंस्ट, वो अनएम्प्लॉयमेंट का था, करप्शन का था, इन्फ्लेशन का था, तो वो फिर भड़क गया सब कुछ। हम बहुत से देशों में मैंने देखा है जहां पे क्रांति आती है, इन मुद्दों के ऊपर क्रांति आती है, यंग पीपल जो अनहैप्पी रहते। सो बांग्लादेश में अब ये चला जाएगा, क्योंकि अगर ये रहा, बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बंगाली जो है 30 करोड़ हैं उस तरफ और हमारी तरफ मिला के। फॉर अ बंगाली हिज लैंग्वेज, हिज कल्चर, उसकी जो उनके संस्कार है, वो सबसे जरूरी है। वो हमसे हमेशा कहते थे, मैं मिलता हूँ, कि वी आर बंगालीज, देन वी आर बांग्लादेशीज, एंड देन वी आर मुस्लिम्स। अब कुछ लोग उसको उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा। बंगालीज विल नेवर डू एनीथिंग, बहुत सिविलाइज्ड एडवांस्ड कम्युनिटी है। तो मेरा मानना है कि या तो ये चला जाएगा, क्योंकि इसके चाचा जो है बाइडेन जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो पहले ही कह दिया था कि आपको ये नहीं करना चाहिए माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। अब आपको एक चीज मैं अपनी तरफ से एज वी कंक्लूड, शेख हसीना के लिए अरेस्ट वारंट है, जैसे नेतन्याहू के लिए है और उसके डिफेंस मिनिस्टर की, बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हम उसको मानते नहीं है उस क्रिमिनल कोर्ट को, लेकिन एक अरेस्ट वारंट है, बांग्लादेश मानता है। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं, मिस्टर क्या नाम है, मोहम्मद यूसलेस खान नहीं, क्या नाम है उसका, यूनुस खान, हम उसको यूसलेस खान कहते हैं, मोहम्मद यूसलेस खान साहब आपके अगेंस्ट, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ना कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चार्ज लगाएगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और आपका अरेस्ट होगा। और फिर फाइनली ब्रह्मास्त्र क्या है, 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। आपके लोगों को समझने दीजिए, 3 इसके नींव हैं। अगर माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते हैं तो पहला उत्तरदायित्व है सरकार एक्स का, जो भी सरकार है उनको बचाओ, नहीं होता तो वाई देश से मदद मांगो, ये भी नहीं होता तो फिर कोई भी देश आपसे पूछे बिना अंदर आएगा और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेगा। यूसलेस खान साहब अपने एक्सपर्ट्स को बोलो, आपको समझाएं, कहीं भारत ने R2P रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, अगर हमने उसको लागू किया, कहाँ जाओगे, डूब जाओगे आप। 85 साल के हो गए, 86 साल के हो गए, अब मरने वाले हो, अब अपने देश को बर्बाद करके मत मरिएगा, इतना ही डॉक्टर वोरा, एक पहलू आ रह गया कहते कहते, जो अभी इजराइल और उस गाजा के हिस्से में जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, इसका एस्केलेशन कहाँ तक देखते हैं? ये अगेन ऑलरेडी काफी हद तक कम हो रहा है।
बड़ी मजेदार चीज ये थी कि जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, उसके एयरक्राफ्ट गए थे, तो ये जो बाइडेन कहता है ईरान में हर चीज को ठोको, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मत ठोकना। अरे टाइगर, इजराइल डरता है तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। इसका क्या मतलब है कि वहां जाके स्कूल में बम फेंक देना, किसी होटल में बम फेंक देना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। और ट्रंप ने बोला सबसे जरूरी चीज है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि सारी दुनिया उससे परेशान। तो मेरा मानना है कि अब एक तरह का स्टेलमेट आ रहा है। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ था, वो 15 मिनट में टूट गया, वो फिर एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं। ये चलता जाएगा, लेकिन इजराइल हार नहीं मानेगा। इजराइल का सर्वाइवल डिपेंड कर कहाँ जाएंगे यहूदी। हिजबुल्ला के तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं। अरे मैं भी यहूदी हूँ, आप भी यहूदी हैं, पूरी दुनिया आज यहूदी है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हाँ, आप लोग बंद कर दीजिए, आप कहिए कि यहूदियों को भी अधिकार है, फिर देखिए शांति अपने। जब तक आप ये नफरत, ये घमंड अपना बंद नहीं करेंगे। ईरान को क्या लेना देना है भाई? वो तो तेरे से 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है, तू क्यों उछल रहा है? तू क्यों उनको ट्रेनिंग दे रहा है? बट अगले 4 साल में आपको यूक्रेन और रशिया मेन फोकस रहेगा यूक्रेन रशिया पर। यूक्रेन खत्म हो जाएगा। ये बेगिंस्की साहब न्यूयॉर्क में जाके कोई मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट खोलेंगे, वहां उसको चलाएंगे, और देश जो है उसको 100 साल लगेंगे वापस आने। इराक तो अभी तक वापस नहीं आया। यूएन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा लग रहा है जी? वो आप बार-बार मर जाएगा, बुढ़िया है। 80 साल की चीज आपके घर में कोई है जिसका आप प्रयोग करते हो? मेरे पास तो नहीं है। 80 साल की बुढ़िया है, कुछ नहीं कर सकती वो। बेचा सेक्रेटरी जनरल जो है वो कहता है ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास ताकत है, ऊंची आवाज है। तो ऊंची आवाज तो भारत के नेताओं के पास भी है, किसी को भी सेक्रेटरी जनरल बना दे, कोई सुनता नहीं। कुछ बात की है उसने शांति के बारे में? कुछ नहीं। यूक्रेन और रशिया के बारे में जो कुछ होता है कुछ नहीं। वो बस प्लान ले आता है, ये बनेगा, ये प्रपोजल, ये इसका प्लान, ये उसका प्लान। मेरे चाचा ने भी प्लान बनाया, मेरे भतीजे ने भी बनाया, कुछ नहीं होने वाला। द ओनली सोल्यूशन इज यूक्रेन घुटने टेकेगा, यूक्रेन का बंटवारा होगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन जो है वो बफर बनेगा। रूस कहेगा अब नेटो इससे आगे नहीं आएगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वोरा। आपसे जितनी बात की जाए बहुत कम है, और शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लिंक भेजिएगा।